अंकित को ऑफिस का काफी काम था, इसलिए वह देर रात तक काम करता रहा। और सुबह जब उसकी आंख खुली तो अंकित हड़बड़ाहट में उठता है और जल्दी से बाथरूम की तरफ जाता है। फिर वह नहाकर जैसे ही बाथरूम से बाहर निकलता है तो वह देखता है कि बिस्तर पर उसके कपड़े प्रेस हुए रखे हुए हैं। फिर वह जल्दी से तैयार हो जाता है और बाहर आकर देखता है कि टेबल पर आलू के पराठे रखे हुए हैं। वह एक आलू का पराठा खड़ा खड़ा वहीं खा लेता है और फिर अपने ऑफिस के लिए निकलने लगता है। तभी उसे उसकी सबसे छोटी बहन रूपाली कहती है, क्या भैया, आपका इस एक पराठे से पेट भर जाएगा क्या, जो आप इसे ही खाकर ऑफिस के लिए निकलने लग रहे हो? भरेगा तो नहीं छोटी, लेकिन लेट हो रहा हूं ना, तो इसीलिए बैठकर खाने का मेरे पास समय नहीं है। मैं लंच अच्छे से कर लूंगा। अच्छा, और लंच में आप क्या खाएंगे? बाहर का तो आप खाते नहीं और लंच आप लेकर नहीं जा रहे। अरे वो अरे, अब हकलाना बंद करो और जल्दी से यहाँ पर बैठकर अच्छे से नाश्ता करो। आपके ऑफिस के लिए पूरा 1 घंटा बाकी है। इतने में छोले चावल भी बन जाएंगे। मैं आपके लिए वह पैक कर दूंगी। अरे वाह, तो मुझे पहले बताना चाहिए था ना कि तुम आज छोले चावल बना रही हो। ये तो वैसे भी मेरे पसंदीदा है और अभी ऑफिस का भी टाइम है। अब तो मैं लंच जरूर लेकर जाऊंगा और यह आलू के पराठे भी अभी ही खाऊंगा, चाहे मुझे ऑफिस के लिए लेट ही क्यों ना हो जाए। जा छोटी, मेरे लिए 2 पराठे और लिया। हाँ भैया, ये हुई ना बात। अंकित आराम से आलू के पराठे खाने लगता है और उसकी 5 बहन वन्हा खड़े होकर अंकित को देखने लगती है। अरे तुम 5 मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो? आज तुम्हारा व्रत है क्या? हम क्यों व्रत रखेंगे भैया? तो फिर मुझे घूर कर क्यों देख रही हो? आओ मेरे साथ बैठकर नाश्ता करो। हम आपको इस तरह घूर रहे हैं क्योंकि अगर हम आपको रोकते नहीं तो आप इतने आराम से बैठकर नाश्ता करते ही नहीं और एक आलू के पराठे में अपना सारा दिन बिता देते। आपको तो अपनी जरा सी भी परवाह नहीं है। अपने शरीर का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। आपको याद नहीं क्या भैया, माँ क्या कहती थी कि कभी भी खाली पेट घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। सच में मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो मुझे तुम जैसी प्यारी और ध्यान रखने वाली 5 बहनें मिली हैं। अब देखो, सुबह देर से उठने के बाद भी मुझे सब काम समय पर करा हुआ मिल गया। बेड पर प्रेस हुए कपड़े मिल गए और ऑफिस के लिए 1 घंटे पहले ही तैयार हो गया। मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। भैया, आप भी तो हमारा कितना ध्यान रखते हो। हम 5 की खुशी के लिए दिन रात मेहनत करते हो, तो आपका ख्याल रखना तो हमारा फर्ज है। और माँ बाबा के जाने के बाद एक आप ही तो हो जिसने हमारा इतने अच्छे से ख्याल रखा। हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हो। ऐसे ही समय बीतने लगता है। एक रोज जब अंकित अपने दोस्त के साथ लंच कर रहा था, आखिरकार मेरी बहन की शादी तय हो गई है। अब वह अपने ससुराल जाएगी और उसका बड़ा एसी वाला कमरा मेरा। अबे, तुझे तेरी बहन की शादी की ज्यादा खुशी है या एसी वाला कमरा मिलने की? सच बताऊं तो कमरा मिलने की नहीं, सच कहूं तो दोनों की यार। मेरी बहन है तो मुझसे बड़ी, लेकिन हरकतें बिल्कुल बच्चों वाली करती है। वह मुझसे रोज लड़ती है यार। कई दिनों से उसके लिए लड़का ढूंढ रहे थे, अब जाकर कोई अच्छा लड़का मिला। उसकी यह शादी से पहले आखिरी रक्षाबंधन होगी, तो सोच रहा हूं उसे इस बार ऐसा उपहार दूं जो उसके लिए एक याद बन जाए। शादी का सामान तो वो सब कुछ अपनी मर्जी से ही लेगी, रक्षाबंधन का उपहार मुझे ही देना होगा ना। बता, मैं क्या दे सकता हूं यार? यार तू मुझसे पूछ रहा है? तेरी तो एक ही बहन है, तब तू इतनी टेंशन ले रहा है। मेरी तो 5 बहनें हैं। मुझे तो सबके लिए ही कुछ ना कुछ खरीदना है और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं सोचा कि मैं उन्हें क्या दूं। ऊपर से मैं उनके लिए अभी तक एक रिश्ता तक भी नहीं ढूंढ पाया। यार अंकित, एक बहन हो तो बताऊं, अब 5 बहनें हैं इसमें, तो मैं भी क्या कर सकता हूं? मेरी मान तो तू सबको एक शगुन के लिफाफे में 100 रुपये डालकर दे दे, सस्ते में निपटा दे 5 को। और रही बात शादी की, तो वह तो तेरे लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है ही। हाँ यार, मुझे जल्दी से जल्दी पायल के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढना ही होगा। आज नहीं तो कल उसकी शादी तो करवानी ही है ना यार। यार, ये क्या तेरी बातों के चक्कर में ये सारा खाना ठंडा हो गया। अंकित की बहनें बड़ी हो चुकी थीं और उसे उनकी शादी की चिंता सताने लगी थी, इसलिए वह हर समय उनके लिए लड़का ही ढूंढता रहता था।
एक दिन जब पायल किसी लड़के से बात कर रही थी, तब अंकित बाहर निकलकर देखता है कि पायल किसी से बात कर रही थी। जब वह लड़का चला जाता है तो अंकित कहता है, वाह वाह, क्या पसंद है तेरी। तूने तो अपने लिए हैंडसम लड़का पसंद किया है। तभी वह लड़का वापस आता है। अरे भैया, ये आप क्या कह रहे हो? अरे शर्मा मत पगली, चल जल्दी से उसका नाम बता। तेरी शादी हो जाएगी तो सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे ही होगी ना। ठीक है मैडम, मैं यह रद्दी लेने अब कल आ जाऊंगा। अरे पायल, तू अपने होने वाले पति से रद्दी उठवाएगी क्या? तेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे तेरे बारे में? अरे भैया, यह कबाड़ी वाला है। कबाड़ी वाला? चलो कोई नहीं, प्यार तो अंधा होता है ना, और आजकल तो रद्दी वाले भी अच्छा कमा लेते हैं। क्यों भैया, कितना कमाते हैं? अरे भाई साहब, कबाड़ी वाला मैं हूँ, लेकिन कचरा आपके दिमाग में भरा हुआ है। सॉरी भाई साहब। क्या भैया, आप अपनी टेंशन के चक्कर में पायल दीदी की शादी किसी कबाड़ी वाले से मत करा देना। फिर हम सबको उसे कबाड़ी वाले जीजू कहकर बुलाना होगा। अच्छा, ये सब छोड़ो। आपको याद है ना कि आज रविवार है और आपने हमें वादा किया था कि हम आज रक्षाबंधन की शॉपिंग करने जाएंगे। तो मतलब आज मेरा कंगाल होने का दिन है। अच्छा कोई नहीं, चलो तुम सब तैयार हो जाओ और हम शॉपिंग पर चलते हैं। अंकित अपनी सभी बहनों को खरीदारी के लिए एक शोरूम में लेकर जाता है, जहां उसकी बहनें नए नए कपड़े और सुंदर सुंदर राखी खरीदती हैं। इन सब में अंकित का ज्यादा खर्चा हो जाता है। वह मन ही मन सोचता है कि अरे इसमें तो मेरे सारे पैसे खर्च हो गए, और अभी तो बिजली का बिल, पानी का बिल, न जाने कितने खर्चे बाकी हैं, और अभी तो तनख्वाह आने में भी 10 दिन है। लेकिन कोई बात नहीं, इन पैसों से जो मैं अपनी बहनों के चेहरे पर खुशी देख रहा हूं, उससे मुझे अलग ही सुकून मिल रहा है। अरे भैया, आप किस सोच में डूब गए हैं? आप अपने लिए कुछ नहीं ले रहे हैं? नहीं नहीं रोशनी, मेरे पास वह दिवाली पर लिया था ना, कुर्ता पजामा वही रखा है, मैं उससे ही काम चला लूंगा। अब सभी घर आ जाते हैं, लेकिन अंकित अब काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसके बाकी के पैसे तो बिजली का बिल, पानी का बिल और राशन में निकल गए थे। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी 5 बहनों को राखी का गिफ्ट कहां से लाकर देगा। अगले दिन वह अपने ऑफिस में अपने दोस्त रोहन से इस बारे में बात करता है। यार रोहन, वह मुझे थोड़े से पैसे की मदद चाहिए थी। यार तुझे तो पता है कि राखी का त्योहार आने वाला है, और साल में एक ही बार यह त्योहार आता है। अगर मैं अपनी बहनों को कुछ भी नहीं दे पाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। माफ करना दोस्त, तू तो जानता है ना कि शादी वाला घर है, तो पैसे तो वैसे ही खर्च हो जा रहे हैं यार। लेकिन ये सारी बातें रूपाली गलती से सुन लेती है। अंकित के फोन से गलती से रूपाली का नंबर डायल हो गया था, और जो भी वहां बातें हुई थीं, वह सभी रूपाली ने सुन ली। अब वह अपनी बहनों से इस बारे में बात करती है। अगले दिन अंकित, पैसे का इंतजाम हो गया है, ले रख ले। ऐसे ही राखी वाला दिन आ जाता है, और एक एक करके सभी बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। आप जैसा भाई भगवान सबको दे, जो अपनी बहनों को माँ बाप जितना प्यार करें। हाँ भैया, ऊपर वाला आपको बहुत सारी खुशियाँ दे। अरे पागल, तुम पांचों ही तो मेरी खुशी हो। अगर तुम खुश रहोगी तो मैं तो हमेशा खुश रहूंगा ही। अब ऐसे ही 3-4 दिन बीत जाते हैं, और अंकित की तनख्वाह आ जाती है। अंकित रौनक के पैसे लौटाता है। ये पैसे मुझे नहीं चाहिए भाई, ये तो मेरे पैसे है ही नहीं। ये तो तुम्हारी 5 बहनों ने मुझे दिए थे, जो उन्होंने अपनी पॉकेट मनी से जोड़े थे, ताकि तुम उन सब के लिए तोहफे खरीद सको। और उन सब ने मुझे ये सब तुम्हें बताने के लिए मना भी किया था। ये सब सुनकर अंकित की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और घर आकर वह अपनी 5 बहनों को गले से लगा लेता है। माँ उठो, माँ दवा खा लो। हाँ बेटा, उठती हूँ। रोशनी एक बहुत ही ज्यादा समझदार लड़की थी। 5 साल पहले एक हादसे में उसने अपने पिताजी को खो दिया था। इस हादसे के बाद से ही रोशनी की माँ सरिता बहुत बीमार रहने लगी थी, और धीरे धीरे उनकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। उन पर बिस्तर से उठा भी नहीं जाता था। अब रोशनी को ही सब कुछ संभालना पड़ता था। उसने शहर के मेन मार्केट में सब्जी बेचना शुरू कर दिया। छोटी सी उम्र में ही वह घर का खर्चा चला रही थी, लेकिन किसी अच्छे डॉक्टर से अपनी माँ का इलाज करवाना उसके बस की नहीं था।
वह सब्जी बेचकर इतना नहीं कमा पाती थी। दवाई खाने के बाद सरिता रोशनी के सर पर हाथ रखती है और उससे पूछती है कि बेटा, तूने कुछ खाना खाया? हाँ माँ, मैंने तो खा लिया। तुम मेरी चिंता मत करो, बस खुश रहा करो। मैं अब सब्जी बेचने बाजार जा रही हूँ। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो पास वाली विमला मौसी को बुला लेना, ठीक है? रोशनी की माँ सरिता अब बस देख रही थी और देखते देखते उसकी आंखों में आंसू आ गए। रोशनी अपनी माँ के आंसू पूछती है और कहती है, क्या हुआ माँ, आप क्या सोच रही हैं? और अचानक से क्यों रोने लगी? मुझे माफ कर दे बेटा, मेरी वजह से तेरे साथ यह सब हो रहा है। इतनी सी उम्र में तू सब्जी बेचने लगी। मैं तो सारा दिन बस बिस्तर पर ही पड़ी रहती हूँ। काश तेरा कोई भाई होता तो हमारी आज यह हालात ना होती। ये क्या कह रही हो माँ? तुम बीमार हो इसलिए कुछ नहीं कर पा रही हो, और अगर मेरी जगह भाई भी होता तो वह भी यही करता जो मैं कर रही हूँ। अब तुम इतना मत सोचो माँ, आराम करो, मैं चलती हूँ। इतना कहकर रोशनी अपनी सब्जी का ठेला लेकर बाजार की तरफ निकल पड़ती है। उसने अपने मन को दिलासा तो दे दिया था, लेकिन सच बात तो यह थी कि उसे भी किसी सहारे की जरूरत थी। एक भाई की कमी उसे भी महसूस होती थी, लेकिन हालात से समझौता करना उसे भी अच्छी तरह आता था। वह सब कुछ भूलाकर सब्जी बेचना शुरू कर देती है। तभी वहां पर एक बाइक आकर खड़ी हुई। बाइक पर एक 24-25 साल का लड़का बैठा हुआ था जो किसी से फोन पर बात कर रहा था। तुम ये कैसी बात कर रहे हो? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वह सारा सामान गरीब बच्चों के लिए है और वह गरीब बच्चों तक ही पहुंचना चाहिए। तुम रुको, मैं अभी वहां आता हूं। वहां आके ही सब कुछ देखता हूं। वह लड़का आदित्य था। वह एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था और साथ ही समाज सेवी संस्था से भी जुड़ा हुआ था। रोशनी ने उसे देखा तो बोली, भैया, ओ भैया, थोड़ी सब्जी भाजी ले जाओ घर के लिए, बिल्कुल ताजी है। नहीं नहीं गुड़िया, अभी घर नहीं जा रहा हूं, कहीं और जा रहा हूं, कभी और सब्जी ले जाऊंगा। आदित्य की बात सुनकर रोशनी का चेहरा उतर जाता है और जैसे ही आदित्य अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है, वह स्टार्ट नहीं होती। कई बार कोशिश करता है, लेकिन उसकी हर कोशिश बेकार रहती है। उसे देर हो रही थी, जिसकी वजह से अब वह परेशान हो गया। यह देखकर रोशनी ने उसे कहा, देखा भैया, आपने हमारी सब्जी नहीं ली थी ना, तो आपकी फटफटियां भी स्टार्ट नहीं हो रही। लेकिन आप चिंता मत करो, मैं ऐसे आदमी को जानती हूँ जो आपकी ये बाइक चुटकियों में ठीक कर देंगे। रोशनी सब्जियों के पास आदित्य को छोड़कर चली जाती है और थोड़ी ही देर में पास वाली दुकान से एक मैकेनिक को लेकर आती है। आते ही वह बोलती है, ये लो भैया, ये है गाड़ियों के डॉक्टर, ये आपकी बाइक को थोड़ी सी देर में ठीक कर देंगे। आदित्य उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है। मैकेनिक अपने काम पर लग जाता है। आदित्य रोशनी से कहता है, गुड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम मेरी मदद न करती तो ना जाने मुझे कितनी देर लग जाती। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? और तुम्हारे पापा कहाँ हैं? तुम ये सब्जी का ठेला क्यों लगा रही हो? मेरा नाम रोशनी है और मेरे पापा, वह तो 5 साल पहले ही भगवान जी के पास चले गए। अच्छा, और तुम्हारी माँ? कौन कौन है तुम्हारे घर में? बस माँ और मैं। माँ तो बिस्तर से उठ भी नहीं सकती, वह तो बहुत ही ज्यादा बीमार है। अरे क्या, तो तुम रोज यहाँ अकेले ही सब्जी बेचती हो? तुम्हारी मदद करने के लिए कोई नहीं है? नहीं भैया जी, मेरी मदद के लिए यहाँ कोई भी नहीं है। आप ही कर दो ना मेरी मदद। थोड़ी सी सब्जी खरीद लो मुझसे। 4 घंटे हो गए यहाँ खड़े खड़े। आज तो बोनी भी मुश्किल लग रही है। रक्षाबंधन भी आने वाली है। सोचा था सब्जी बेचकर जो पैसे आएंगे उनसे ढेर सारी राखी खरीद लूंगी और फिर रक्षाबंधन पर राखी बेचूंगी। उनसे मेरी फिर थोड़ी और कमाई हो जाएगी। फिर मैं बताओ गुड़िया, क्या करोगे फिर तुम उन पैसों से? भैया, मैं अपनी माँ को फिर से चलते फिरते देखना चाहती हूँ। मैंने सोचा था थोड़ी कमाई हो जाएगी तो माँ को एक अच्छे से डॉक्टर के दिखाऊंगी। इतना कहते ही रोशनी रोने लगती है। इतनी सी कम उम्र में रोशनी में इतनी समझदारी देखकर आदित्य दंग रह जाता है। वह रोशनी की मदद करने का फैसला कर लेता है। मैं तो भूल ही गया था, मैं एक समाज सेवी संस्था से जुड़ा हुआ हूँ जहाँ कल गरीब बच्चों को खाना खिलाने वाले हैं। तुम रुको 2 मिनट। आदित्य तुरंत किसी को फोन लगाता है और फोन काटने के बाद रोशनी से कहता है, चलो गुड़िया, हो गया तुम्हारा काम। फटाफट पैसे जोड़ो और मुझे बताओ। अभी थोड़ी देर में एक लड़का आएगा और तुम्हारी सारी सब्जियां लेकर जाएगा, ठीक है? अरे वाह भैया, आपको बहुत धन्यवाद। आपने तो मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। गुड़िया, सब्जी तो कहीं ना कहीं से खरीदनी ही थी तो तुमसे ले ली। अब खुश तो हो ना तुम? बहुत खुश हूँ भैया, बहुत खुश। अब देखना एक से एक राखी खरीद कर आऊंगी और उन्हें बेचकर ढेर सारे पैसे कमाऊंगी। फिर सब अच्छा हो जाएगा।
अच्छा, खुश रहो। मैकेनिक ने आदित्य की बाइक ठीक कर दी थी। आदित्य बाइक लेकर वहां से चला जाता है, लेकिन रोशनी आदित्य के बारे में सोचती रहती है। शाम को समाज सेवी संस्था से एक लड़का आकर रोशनी से सारी सब्जी लेकर चला जाता है। रोशनी बहुत खुश थी। वह बाजार जाकर बहुत सुंदर सुंदर रंग बिरंगी राखी लेती है और उन्हें अपने ठेले पर लगाकर बाजार में बेचती है। राखी ले लो राखी, गुड्डे वाली, फूल वाली, सुंदर सुंदर राखी ले लो, राखी। रोशनी कई घंटे तक ऐसी ही आवाज लगाती रहती है, लेकिन कोई भी उससे राखी नहीं खरीदता। एक बहुत बड़ी दुकान थी जिस पर कई वैरायटी की राखी थी, तो ज्यादा लोग वहीं से राखी खरीद रहे थे। ये देखकर रोशनी बहुत उदास हो गई। शाम हो गई थी, लेकिन रोशनी की एक भी राखी नहीं बिकी थी। वह अपनी राखियों का ठेला लेकर अपनी माँ के पास वापस आ गई। उसे उदास देखकर उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ रोशनी? जाते वक्त तो बहुत खुश थी, अब तेरा चेहरा क्यों लटका हुआ है? क्या बताऊं माँ, पूरी दोपहरी में धूप में चिल्लाती रही, लेकिन मेरी एक भी राखी नहीं बिकी। सब बड़ी बड़ी दुकान से ही राखी खरीद रहे हैं। कल रक्षाबंधन है और अगर कल भी मेरी राखी नहीं बिकी तो मैं क्या करूंगी? तू चिंता मत कर बेटा, भगवान तेरी जरूर मदद करेंगे। रोशनी ने अपने सारे पैसे राखी का सामान खरीदने में ही लगा दिए थे। अब उसके पास ना तो बेचने के लिए सब्जी थी और ना सब्जी खरीदने के लिए पैसे। अगले दिन रक्षाबंधन था। रोशनी बाजार पहुंची। उस दिन उसके ठेले पर 2-3 लोग आए तो जरूर, लेकिन उन्होंने राखी नहीं खरीदी। वह राखी देखकर ऐसे ही चले गए। दोपहर हो गई थी। रोशनी का सब्र भी टूटता जा रहा था। तभी उसने सामने से आदित्य को आते हुए देखा। आदित्य भैया, आप कैसे हो? गुड़िया, मैं तो बढ़िया हूँ। तुम्हारी राखी देखने आया हूँ और खरीदूंगा भी। तो ये देखिए, इस पर कितना प्यारा गुड्डा लगा है ना, और ये वाली इस पर कितना प्यारा फूल है, अच्छी है ना? रोशनी खुश दिखने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन आदित्य उसका चेहरा देखकर सब समझ गया था। उसने आते हुए राखियों की दुकान और उन पर लगी हुई भीड़ भी देख ली थी। रोशनी को देखते ही उसे समझने में देर नहीं लगी थी कि उसे राखी बेचने में कितनी परेशानी हो रही है और उसकी एक भी राखी नहीं बिकी होगी। ये सब सोचकर उसने रोशनी से कहा, गुड़िया, तुम अभी बहुत छोटी हो और इतनी सी छोटी उम्र में तुम्हारे अंदर इतना हौसला है, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लेकिन गुड़िया, ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम्हें कुछ और सोचना होगा। मतलब क्या भैया? मैं कुछ समझी नहीं। अब आदित्य रोशनी की तरफ देखकर मुस्कुराता है और उसकी जगह राखी बेचने के लिए खड़ा हो जाता है। ले लो, ले लो, किस्मत वाली राखी ले लो। इसे ले लोगे, तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी, हर मुश्किल दूर भाग जाएगी। जिस भाई की कलाई पर बंधेगी ये राखी, उसकी उम्र 100 साल हो जाएगी। ले लो, ले लो किस्मत वाली राखी। आदित्य की पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी थी। लोग उसे राखियां बेचते हुए देखकर पहले ही चौंक गए थे। ऊपर से आदित्य का उन्हें बुलाने का तरीका भी मजेदार था। तभी उसके ठेले पर एक भीड़ आकर इकट्ठा हो गई और रोशनी उन्हें राखियां बेचने लगी। आदित्य इसी तरह मजेदार बातें करके लोगों को आकर्षित करता रहा। कुछ देर में रोशनी की सारी राखियां बिक गई। यह देखकर आदित्य बहुत ही खुश हुआ। देखो गुड़िया, ऐसे बेचते हैं सामान। देखा, सारी राखियां बिक गई तुम्हारी। नहीं भैया, सारी नहीं बिकी, मैंने एक राखी बचा कर रखी है। लेकिन क्यों गुड़िया? अभी तो तुमने कहा तुम्हारी सारी राखियां बिक गई हैं। तुमने उस ग्राहक को राखी क्यों नहीं दी? क्योंकि यह राखी बेचने के लिए नहीं, मेरे भैया की कलाई पर सजने के लिए है। मैं जानती हूँ कि मेरी उम्र बहुत छोटी है, लेकिन मुझे हमेशा से ही भाई की कमी महसूस होती रही। क्या मैं आपको यह राखी बांध सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं गुड़िया, तुम मेरे राखी बांध सकती हो। मेरे भी कोई बहन नहीं है और मैं जब भी तुम्हें देखता हूं तो ऐसा ही लगता है कि अगर मेरी कोई बहन होती तो बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही नटखट होती। इतना कहकर आदित्य अपना हाथ आगे बढ़ा देता है और रोशनी उसकी कलाई पर राखी बांध देती है। दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर आदित्य अपनी जेब से निकालकर एक तोहफा रोशनी को देता है। रोशनी चौंक जाती है और कहती है, अरे भैया, यह मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। अब खोलकर देखो इसे। अब रोशनी जल्दी से खोलकर देखती है। उसमें शहर के एक बड़े डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था। रोशनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सिर्फ आदित्य को देखती रहती है, कुछ नहीं बोलती। तुम्हें जितने दुख झेलने थे झेल लिए। अब तुम्हारा भाई आ गया है, वह सब ठीक कर देगा।